टुडेज टॉपिक बच्चों सम स्पेशल एंट्रीज। जैसा कि बच्चों टॉपिक का नाम ही यही है कि कुछ स्पेशल बातें हमने इसके अंदर पढ़नी है, कुछ स्पेशल एंट्रीज हमने इसके अंदर पढ़नी है। यानी ये वो एंट्रीज है बच्चों, रूल तो वही लगेंगे जो रूल्स हमने पढ़े हैं, रूल सभी वही लगेंगे, पर इनमें कुछ नया होगा, इसमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। आओ देखते हैं कैसे। देखो, वेजेस फॉर द ईयर, पहली एंट्री है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग है। फर्स्ट एंट्री बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप लोगों को सबको याद होगा बच्चों, ये नाम हमारे लिए कोई नया नहीं है, हम लोगों ने पहले भी सुना है इस नाम को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। शगुन क्या होता है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब, जल्दी से बताओ बेटा। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। यस, वो खर्चा जो हम पर ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड, परंतु अभी तक हमने उसकी पेमेंट नहीं करी। खर्चा हम पे आ गया, हमने पैसे नहीं दिए, इसको बोलते हैं बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, इसी क्वेश्चन की इस एंट्री से समझते हैं हम इस बात को, आउटस्टैंडिंग के मतलब को। वेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 मींस हमारा जो बेटा करंट ईयर है, अगर 31 मार्च 2010 को एंड हो रहा है तो हमारा जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर होगा वो होगा 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010। ये हमारा 12 महीने का ड्यूरेशन है। कहता है वेजेस फॉर द ईयर, इस पूरे 12 महीने के ड्यूरेशन की जो वेजेस हैं वो 12,000 रुपए है। आउट ऑफ दिस ₹2,000 फॉर 2 मंथ आर नॉट पेड। समझ रहे बेटा, 12 महीने की अगर 12,000 है तो 1,000 रुपए महीना हो गया, पर मंथ हो गया 1,000 रुपीज पर मंथ हो गया। अब इसमें से 2 महीने की 2,000 फॉर 2 मंथ आर नॉट पेड, इसका मतलब ये हो गया कि 10,000 फॉर 10 मंथ। अब या 1 महीने की 1,000 रुपए होगी तो 10 महीने की बेटा 10,000 होगी। ये तो पेड है, और 2,000 रुपए कितने महीने की, 2 महीने की, वो क्या है, वो नॉट पेड है सर। और बेटा जो नॉट पेड है उसी का नाम क्या है, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है आउटस्टैंडिंग वेजेस। बस हो गया खत्म, इसी को आउटस्टैंडिंग वेजेस कहते हैं सर। अब बच्चों आप मेरे को एक बात बताओ, 10,000 रुपए हम पर ड्यू हुए और हमने वो पैसे दे दिए, इसकी अगर मैं तुमसे एंट्री पूछूं तो तुम कहोगे सर इसकी एंट्री बन जाएगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। अगर मैं आपसे बच्चों 10,000 की एंट्री पूछूं तो आप बोलोगे सर ये 10,000 की एंट्री ये बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि बेटे 2,000 की एंट्री बनाना, 2,000 रुपए की एंट्री, तो आप बोलोगे सर वो जो 2,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना वो है हमारी क्या, लाइबिलिटीज। सर वो लाइबिलिटीज हैं बेटे। लाइबिलिटीज क्यों है, क्योंकि हमारे ऊपर पैसा ड्यू हो गया, दिया हमने है नहीं, वो हमारी आउटस्टैंडिंग हो गई, लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी हो गई तो इसका मतलब लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं बेटा, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। हमने रूल्स के अंदर पढ़ा है कि ऑल द लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव द क्रेडिट बैलेंसेस। तो बच्चे उस 2,000 रुपए की एंट्री क्या बनेगी, एक वेजेस तो हमारा वो 2,000 भी खर्चा तो इसी साल का है, 10,000 भी खर्चा इसी साल का था, 2,000 भी खर्चा इसी साल का है। जो 10,000 इस साल का है उसके लिए मैंने वेजेस अकाउंट डेबिट किया ना बेटा, हाँ सर, क्योंकि एक्सपेंस है वो करंट ईयर का। तो 2,000 जो है वो भी एक्सपेंस करंट ईयर का ही है, इसलिए उसके लिए भी क्या करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट 2,000, पर हम उसके लिए टू कैश नहीं कर सकते,
क्यों सर, पैसे थोड़ी दे दिए जो टू कैश कर दे, पैसे तो दिए ही नहीं ना, तो इसीलिए टू क्या करेंगे बच्चों, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 2000। ये लो सर, ये बन गई एंट्री। और इन दोनों एंट्रीज का बच्चों अगर कंपाउंड इफेक्ट यानी कंपाउंड जर्नल एंट्री, अगर हम इसकी कंपाउंड एंट्री बना दे तो कंपाउंड एंट्री क्या बनने वाली बेटा, वेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 10 और 2 कितना टोटल 12। ये लो सर, वेजेस अकाउंट डेबिट 12। टू, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, दिस इज द लाइबिलिटी इंक्रीज, दिस इज द एसेट डिक्रीज, कैश गया, दिस इज द एक्सपेंसेस इंक्रीज, खर्चा बढ़ा, खर्चे बढ़ेंगे डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, एसेट घटेगी क्रेडिट, ऑल ओवर एंट्री आपके सामने है, द वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री आउटस्टैंडिंग वेजेस। अगर आपसे बच्चों सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री पूछी जाती तो हम बनाते वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, यानी कि अगर आपसे सिर्फ 2000 के मुद्दा पूछा जाता कि आउट ऑफ द टोटल वेजेस ओनली ₹2000 आर पेंडिंग यानी आउटस्टैंडिंग, तो आपकी एंट्री फिर तो पूरा डेटा उसने दिया नहीं ना, फिर आप एंट्री बनाते वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। डन है बेटे। लेकिन जब उसने 10,000 के बारे में बात कर ली, 2000 के बारे में बात कर ली, तो हमें समझ में आ गया टोटल 12,000 के बारे में बात हो रही है, तो 12,000 की एंट्री तो आपके सामने स्क्रीन पे आ गई है। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 51। ओके, द नेक्स्ट वन टाइप 37, एग्जाम्पल नंबर 52, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, स्पेशल एंट्री रिलेटेड टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, अब सबसे पहले तो ये पता हो कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एकता, क्या होते हैं बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस? Expenses paid in advance. वेरी गुड, पेड इन एडवांस, शाबाश। मीन्स, और क्लियर करूं, नॉट ड्यू बट पेड। ये लो जी, इससे आसान और क्या होगा। हम पर खर्चा आया नहीं था, हम पर खर्चा क्रिएट हुआ नहीं था, हमारी कोई जिम्मेदारी बनी ही नहीं थी, पर हमने कहा ले यार तू खत्म कर काम को, एडवांस। नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस अगर हम इस साल दे दें पेड इन एडवांस, क्यों? क्योंकि बेटा नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करने थे, पर हमने तो पिछले ही साल दे दिए, करंट ईयर भी कर दिए, तो फिर ये एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है, प्रीपेड एक्सपेंस है। और इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में हमें ये खर्चा करना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये प्रीपेड एक्सपेंसेस बनेंगे हमारी एसेट, मतलब कि एक डेबिट बैलेंस इनका क्रिएट होने वाला है, क्योंकि ऑल द एसेट्स ऑल हैव ऑलवेज द डेबिट बैलेंस। तो बेटा ये तो थी इसके मेन बातें, मीनिंग और इसके नेचर। अब बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ। ऑन 1 जुलाई 2012 ₹12,000 वर पेड एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द होल ईयर। लो बच्चों, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया जर्नल है, आइए समझते हैं। हमने पेमेंट करी है बच्चों, ये है मेरी, मान लो मेरा जो ईयर है करंट ईयर जुलाई 2012, 1 जुलाई 2012, ये हमारे ईयर में आ जाएगा 1 अप्रैल 12 से ईयर स्टार्ट होगा ना, तो 1 अप्रैल 12 से, ये लो बेटा, ये मान लो हमारा जो स्टार्टिंग है और ये हमारा ईयर एंड है। स्टार्ट है 1 अप्रैल 12, ईयर एंड है 31 मार्च 13, 31 मार्च 13। ये हमारा पूरा 12 महीने का ड्यूरेशन है। 12 महीने का ड्यूरेशन होता है बच्चे, 12 महीने का ड्यूरेशन है। हमने इंश्योरेंस के पैसे दिए हैं 1 जुलाई को, मतलब कितने महीने के बाद? अप्रैल गया सर, ये डॉट ध्यान दो, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, हमने यहां पर ये मान लो 1 जुलाई की डेट है, हमने इस डेट को 1 जुलाई 2012 को इंश्योरेंस के पैसे दिए, इंश्योरेंस कराया, ठीक है बच्चों, साल भर का कराया होगा, ऑब्वियसली साल का कराया। तो 1 जुलाई से बच्चों जो मैंने इंश्योरेंस कराया है, ये डेट ये रही, ये एरो ध्यान दो, तो ये 12 महीने कहां पे जाके खत्म हो गए बच्चों? अगले 30 जून को, यहां, यानी
30 जून 2013 बच्चों, बोलो 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 जल्दी बोलो। ये 12 महीने का इंश्योरेंस हो गया। मैं मान लो आज अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा के लाया, अगले साल इससे पिछले वाला दिन कि रात को 12 बजे इंश्योरेंस जो है वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। यही बात है बेटा, 12 महीने ऐसी ड्यूरेशन कंप्लीट होती है। तो ऐसे ही अगर हमने 1 जुलाई को इंश्योरेंस कराया तो अगले साल के 30 जून को इंश्योरेंस तक का मेरा इंश्योरेंस हो गया। लेकिन बच्चों ये ध्यान दो इस लाइन की तरफ, जो लाइन मैं बना रहा हूं ब्लू कलर से, ये जो ड्यूरेशन है, यानी कौन से वाला ड्यूरेशन बच्चों, 31 मार्च के बाद वाला ड्यूरेशन, 1 अप्रैल से 30 जून, ये ड्यूरेशन ब्लू वाला ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन बच्चों हमारा नेक्स्ट ईयर में चला गया। नेक्स्ट ईयर कौन सा, क्योंकि इस ब्लू डॉट से तो हमारा यानी 1 अप्रैल 2013 से तो हमारा बच्चों नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, जो आगे चलेगा पूरा साल तक चलेगा। कब तक चलेगा, वो चलेगा सर 31 मार्च 14 तक चलेगा। उस साल के बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं वैसे एक बात समझा रहा हूं कि इस साल से हमारा ब्लू वाला हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ब्लू वाली जो हमारी ड्यूरेशन है, ये 3 महीने की ड्यूरेशन जहां पे लिख रहा हूं मैं, ये 3 महीने की ड्यूरेशन है। मैं इंश्योरेंस के पैसे तो इन 3 महीने के भी दे चुका हूं बच्चों, ध्यान दो आप, इन 3 महीनों के भी इंश्योरेंस के पैसे मैंने दे दिए हैं। कौन से साल में, 12-13 में। और खर्चा ये कौन से साल का बेटा, ये ब्लू वाले साल का खर्चा। ब्लू वाला कौन सा साल, 13-14, यहां लिख देता हूं मैं, 2013-2014 जो ब्लू ईयर है, ठीक है। और मेरा जो रेड कलर का ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2012-13। और इस रेड ईयर में डेट आ रही है 1 जुलाई 12। इस रेड ईयर में मैंने ब्लू वाला ईयर का भी 3 महीने का पेमेंट कर दिया है। आप देखो बेटा, ब्लू वाला ईयर इस डेट को स्टार्ट हो गया था ब्लू डॉट से, और ब्लू वाला वो जो 3 महीने का टेन्योर है वो रेड टेन्योर में पेमेंट कर दिया मैंने, यानी 12-13 में मैंने 13-14 की पेमेंट कर दिया, 3 महीने की। बच्चों यहां तक मैं समझता हूं आपको बात समझ में आ गई है ना। ब्लू वाले टेन्योर की पेमेंट मैंने रेड वाले टेन्योर में कर दी है, रेड वाले टाइम पीरियड में कर दी है। ओके, तो कितनी पेमेंट करी है, 1 जुलाई 2012 को बच्चों हमने जो पेमेंट करी है ना, वो करी है 1200 रुपए की। ये देखो आप, 1200 रुपए का खर्चा किया, कितने महीने का, 12 महीने का। तो 1 महीना कितना हो बच्चों, 100 रुपए पर मंथ हो गया। तो 3 महीने कितना हो बेटा, 300 रुपए हो गया। 1 क्वार्टर का, 1 क्वार्टर मतलब 3 महीने, है ना। ये 300 रुपए हमने इस साल दे तो दिए हैं, पर ये खर्चा कौन से साल का है, नेक्स्ट ईयर का। और 900 रुपए कौन से साल का खर्चा बेटा, करंट ईयर का, करंट ईयर में पेड है। अब मैं जरा अगर इसके 2 टुकड़े करूं तो बेटा क्या एंट्री बनेगी, सुनो ध्यान से सुनो। 2 एंट्रियां बनाओ पहले, क्योंकि डेप्थ में बात समझनी चाहिए। 900 रुपए की क्या एंट्री बनेगी, 900 रुपए इसी साल का खर्चा है, इसी साल पे किया एंट्री। इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है सर, डेबिट करो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने रुपए, 900 रुपए, पहली एंट्री। ये इस साल का खर्चा है, इसी साल दे दिया गया है। 300 रुपए का खर्चा कौन सा है, इसी साल दिया गया है पर खर्चा इस साल का नहीं है। इसी साल दिया गया है पर खर्चा इस साल का नहीं है। वो क्या बनी हमारे बिजनेस की, एसेट बनी। वो एसेट किस नाम से बनी, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम नाम से मेरी एसेट बनी। तो अगली एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, अगली एंट्री बन जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए, 300। बच्चों अब मेरे को आप एक बात बताओ, अब आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ कि इन दोनों खर्चे तो हमने दोनों इसी साल करे हैं, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या पड़ेगा। मेरे बैंक अकाउंट में से 1200 गए इसी साल, राइट सर, ये कंपाउंड कर दो इन एंट्रीज को, इन दोनों एंट्रीज को।
मेरे बैंक अकाउंट में से 1200 गए गए, इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम के 900 रुपए का खर्चा क्रिएट हो गया, और प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से एक एसेट क्रिएट हो गई 300 रुपए की। ऑल ओवर एंट्री क्या बनी? इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस बढ़े, डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एसेट बढ़ी, डेबिट। टू कैश या बैंक कह लो बेटा, बैंक कह लो, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे कभी भी कैश से नहीं दिए जाते, हमेशा बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है। तो टू बैंक आई मीन चेक से या ऑनलाइन पेमेंट होती है। तो टू बैंक यानी आपके एसेट घटी, कितने की एसेट घटी बच्चों? 1200 रुपए का आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। सो एंट्री आपके सामने है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री आपके सामने है। इसके बाय पार्ट्स, जो पार्ट्स हैं वो भी आने चाहिए हमें, कंपाउंड एंट्री भी हमें आनी चाहिए। और ये जो ब्लू रेड कलर का जो मैंने ये सिस्टम सा बनाया ना, ब्लू रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन, बच्चे ये माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर बैठना चाहिए, क्योंकि ये आपके कई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में ये ब्लू रेड ग्रीन कॉम्बिनेशन जो है आपकी हेल्प करने वाला है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया एग्जांपल नंबर 52, काइंड नंबर टाइप नंबर 37। ओके, नेक्स्ट 53rd ट्रांजैक्शन, चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीन के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगा दो साहब, जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपया है। बहुत आसान है ये तो, कि आपकी फिक्स्ड एसेट है, आपकी एक फिक्स्ड एसेट है, और उस फिक्स्ड एसेट के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन लगा देना है। आपके पास एक फिक्स्ड एसेट है मशीन 1 लाख रुपए की, 1 लाख का 10% अगर डेप्रिसिएशन लगाया तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगेगा। हमारे कौन कौन से अकाउंट इंपैक्टेड रहेंगे? नंबर 1 ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। नंबर 2 ऑब्वियसली एसेट अकाउंट। एसेट कौन सी है सर? मशीनरी, जिसके ऊपर लगा रहे हो डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा, और मशीन की वैल्यू कम होगी ना ड्यू टू डेप्रिसिएशन, है ना। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो मशीन यानी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी वहां पर, तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मशीन यानी एसेट कम हो जाएगी, क्या करेंगे? क्रेडिट। तो ऑल ओवर एंट्री क्या बन जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। टाइप नंबर 38 सॉरी, एग्जाम्पल 53 डन। नेक्स्ट, स्पेशल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल ऑनर का पैसा किसको दे रखा है ऑनर ने? सर बिजनेस को दे रखा है। तो मालिक अपने बिजनेस से अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट वापस लेगा, है ना। मालिक कहेगा भाई मेरा ब्याज दे दो भाई, है ना। मालिक अपने बिजनेस से क्या मांगेगा बेटा? इंटरेस्ट। तो बिजनेस के लिए, जैसे कि हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, आओ एक बार बनाते हैं जरा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा था बच्चों हमने? ये देखो क्या पढ़ाया था मैंने आपको। मैंने पढ़ाया था, मान लीजिए बच्चों ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, ठीक है, और ये आपका बिजनेसमैन है। सपोज ये आपका बिजनेसमैन है, मालिक है, ठीक है ना। इस मालिक ने बच्चों अपने बिजनेस को क्या दे रखा है? कैपिटल। तो इस कैपिटल पर अपने बिजनेस से बच्चों क्या मांगेगा? इंटरेस्ट। ये बिजनेस है ना, तो यहां लिखो बिजनेस। ये लो यहां लिख देते हैं बिजनेस। ये लीजिए, ये बिजनेस है, ये ऑनर है, ये ऑनर है, मालिक है, ठीक है ना। तो मालिक ने बिजनेस को दिया कैपिटल, कैपिटल पे क्या लेगा? इंटरेस्ट। और कोई भी बिजनेस अपने मालिक को कैश में इंटरेस्ट नहीं देता। बिजनेस कहता है हाँ जी देने तो हैं हमने आपके ब्याज के पैसे, पर देंगे नहीं अभी नगद, है ना। देने तो हमने आपकी कैपिटल के पैसे भी हैं वापसी, हाँ देने तो हैं सर कैपिटल के भी। वो कहेंगे भाई कैपिटल के अंदर ही जोड़ देते हैं, जब तेरी कैपिटल वापस करेंगे तेरा इंटरेस्ट भी दे देंगे। समझ रहे बेटा? जब तेरी, कौन बोल रहा है? बिजनेस, कि जब तेरी कैपिटल के, किसको बोल रहा है? ऑनर को, कि जब तेरी कैपिटल के पैसे वापस करेंगे भाई तभी तेरे इंटरेस्ट के पैसे भी साथ में दे देंगे। तो एक तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा जाकर के जुड़ता किसके अंदर है बेटा? कैपिटल के अंदर। तो कैपिटल क्या हो जाती है उससे?
इंक्रीज। और कैपिटल पे हमने रूल क्या पढ़ रखा है, कैपिटल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड टू इंक्रीज, हमने पढ़ रखा है कैपिटल का रूल। टोटल 5 अकाउंट्स होते हैं बच्चों, पढ़ रखा था। एसेट पे रूल पढ़ रखा है, लाइबिलिटी पे, कैपिटल पे, एक्सपेंस पे, रेवेन्यू पे, है ना। तो कैपिटल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड टू इंक्रीज। अब आप बात को समझो, 2 लाख रुपए की कैपिटल दे रखी है ये ऑनर ने बिजनेस को, 2 लाख का 10% बच्चों 20,000 रुपए ब्याज हो गया सर, हो गया 20,000 ब्याज हो गया। तो अकाउंट क्या खुलेगा, एक खुलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, जो कि है बिजनेस के लिए एक खर्चा, खर्चे बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट। ये तो पहली बात है। दूसरा अकाउंट कौन सा इंपैक्टेड हो रहा है बेटा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ही है। कैपिटल क्या हो रही है, बढ़ रही है। कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। कैपिटल क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो बिजनेस का मालिक है वो कैपिटल का पैसा जब बिजनेस से लेगा तभी इंटरेस्ट का पैसा भी लेगा। यानी अब उसने पहले से ज्यादा कैपिटल बिजनेस से लेनी है ना। कितनी ज्यादा कैपिटल लेनी है, 20। 1 लाख पहले, 2 लाख पहले लेने थे, 20 और लेने। आप कितनी कैपिटल लेनी है, 220। तो कैपिटल इंक्रीज हो रही, तो बच्चे जर्नल क्या बन गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। कैपिटल क्रेडिट क्यों, क्योंकि कैपिटल बढ़ रही है। अब कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट होगा। ये हो गई आपकी टाइप 39। 40 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी देखो ऊपर वाले डायग्राम में आपने देखा ऑनर बिजनेस को कैपिटल देता है। अब उसी ऊपर वाले डायग्राम में ग्रीन स्केच पे ध्यान दो, ऑनर बिजनेस से ड्राइंग्स लेता है। हाँ बिल्कुल सर, पढ़ रखा है हमने, ड्राइंग्स लेता है, घर खर्च के लिए पैसा लेता है बिजनेस में से, खाली पैसा नहीं, अपने घरेलू यूज के लिए पैसा, गुड्स, एसेट्स, फिक्स एसेट्स, अपने घर में जो भी ले जाएगा बिजनेसमैन ऑनर, कहेंगे ड्राइंग है। उसका अमाउंट का टोटल कर दो, बस ये ड्राइंग है। तो ड्राइंग्स बिजनेस में से लेके जाएगा मालिक, तो उसके ऊपर ब्याज यानी इंटरेस्ट अब पे करेगा वो। तो क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, IOD। उससे पहले वाला जो रेड वाला इंटरेस्ट लिखा हुआ मैंने, वो क्या होता है, IOC। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस ऑनर को देता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेसमैन यानी ऑनर बिजनेस को देता है। समझ गए मेरी बात, समझ में आगे बच्चों। और नगद ना उसने लिया था इंटरेस्ट, नगद वो ना देगा, वो भी यही कहेगा, वो ये कहेगा भाई देखो मैंने आपको ड्राइंग के पैसे वापस करने, कौन बोल रहा है, आप कौन बोल रहे हैं, ऑनर, बिजनेस का मालिक। बिजनेस का मालिक बोलेगा कि बिजनेस को कि मैंने आपको ड्राइंग के पैसे वापस करने ही है, तो इंटरेस्ट के पैसे भी ड्राइंग के साथ ही दे दूंगा। जैसे मैंने आपसे कैपिटल का पैसा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नगद नहीं लिया, मैंने कैपिटल में जुड़वा लिया, ठीक ऐसे ही ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट आप ड्राइंग में जुड़वा लो, और ड्राइंग जब पे करूंगा तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साथ में दूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका मतलब ड्राइंग के बैलेंस को इंपैक्ट करता है, और ड्राइंग का खुद का बैलेंस पहले क्या था, डेबिट, क्योंकि ड्राइंग इज व्हाट, रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। बच्चे सारी बात हमें समझ में जो आ रही है ना, लिखनी भी चाहिए हमें ये। लो मैं एक बार समझाता हूं आपको। कैपिटल का बैलेंस क्या है, क्रेडिट, और कैपिटल में रिडक्शन होती है तो क्या होता है, ड्राइंग, मतलब रिडक्शन इन द कैपिटल। तो ड्राइंग का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बढ़ेगा, यानी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वो प्लस कहां होना है, वो भी ड्राइंग के अंदर ही प्लस होना है। इसलिए IOD जो है वो ड्राइंग को बढ़ाएगा, तो ड्राइंग के ऊपर इंपैक्ट करेगा, तो ड्राइंग को क्या करवाएगा, डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, बिजनेस के लिए एक इनकम है, तो वो क्या होगा, IOD क्या होगा बेटा, क्रेडिट। लॉजिक समझ में आ रहा है। 2 अकाउंट हमारे इंपैक्टेड होंगे, लिख लीजिए। पहला अकाउंट बच्चों कौन सा इंपैक्टेड होगा, ड्राइंग्स का। और ड्राइंग्स क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ड्राइंग का बढ़ना मतलब कैपिटल का घटना, तो ड्राइंग अकाउंट क्या होगा उसके लिए, डेबिट। ये पहला लॉजिक है, ड्राइंग क्यों डेबिट होती है। दूसरा अकाउंट कौन सा इंपैक्टेड हो रहा है, IOD।
और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस की बात करें, क्योंकि अकाउंट्स किसके चल रहे हैं, बिजनेस के लिए इट इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू, और रेवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। सो आईओडी इज रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट। तो ऑल ओवर एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। आओ चेक करते हैं। 50,000 रुपए की ड्रॉइंग थी बेटा, 50,000 रुपीज ड्रॉइंग, 50,000 की ड्रॉइंग के ऊपर 12% का इंटरेस्ट, तो 6,000 रुपए हो गए। 6,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करना है। बिजनेसमैन ने बिजनेस को, बिजनेस की इनकम बढ़ गई, बिजनेस की इनकम बढ़ गई, ड्रॉइंग बढ़ गई बिजनेसमैन ने जो ले रखी है ना। तो बिजनेस कहेगा भाई तूने हमसे जितनी ड्रॉइंग ले रखी थी 50 की, अब तेरी ड्रॉइंग हो गई 56 की, क्योंकि 50,000 रुपए तूने हमसे घरेलू खर्च के लिए ले रखे थे, प्लस 6,000 उसका ब्याज हो गया, यानी तेरे ड्रॉइंग्स का अमाउंट कितना हो गया है, 56,000 रुपए, 56,000 रुपीज। सो ड्रॉइंग अकाउंट आर इंक्रीजिंग, ड्रॉइंग इज इंक्रीजिंग, सो इट इज डेबिटेड। And IOD is a kind of income, revenue increasing, so it will be credited. So all our entries, drawings account debit to interest on drawing. Done. Type 41. कई बार हम बिजनेस में कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स करते हैं। कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स का आना कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, फिक्स्ड एसेट का आना। अब जब हम बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट्स लेकर के आते हैं तो बच्चों खाली फिक्स्ड एसेट की खरीद से काम नहीं चल जाता, बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, राइट। जैसे उसको फैक्ट्री तक, मान लो एक मशीन खरीदी हमने 1,00,000 रुपए की, अब खाली खरीद के वहीं रख के थोड़ी आ जाएंगे, मशीन को अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए कैरेज पे करेंगे, मशीन पे खर्चा। अब मशीन लेकर के आगे साहब एज इट इज थोड़ी यूज हो जाएगी, उसके लिए एक बार इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, उसकी वायरिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, ठीक है। अगर पावर प्लग नहीं लगा, पावर प्लग लगवाना पड़ेगा, ठीक है। उसको उसका जो है, जैसे एक सपोज की एक सीधी सी बात समझो आप, अब घर में हम एसी लेकर के आते हैं, घर के एग्जांपल, घर में हम एसी लेके आते हैं, एसी के खरीदने से काम थोड़ी चल जाता है बेटे, एसी के पैसे तो आप दुकानदार को दे के आए हो, ठीक है। एसी को घर तक लाने का खर्चा वो किसी चीज पे भी आ रहा है, ई रिक्शा पे आ रहा है, वो टेम्पो में आ रहा है, वट एवर, उसका खर्चा। अब मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि घर में आपने एसी खरीदा 35,000 रुपए का, एक सीधी सी बात समझो आप, आपने एसी खरीदा घर के लिए 35,000 रुपए का, प्लस में उसका कैरेज भाड़ा 500 रुपए आपसे ले गया, 500 ज्यादा हो जाएंगे, 500 ज्यादा हो जाएंगे, 500 कोई देंगे नहीं ना, ले गया हमसे 200 रुपए ले गया भाई, 200 रुपए ले गया बेटा कैरेज वाला भाड़ा, कि सर मेरे दो, लो उसके दिए, प्लस में बेटा काम अभी भी नहीं हुआ, अभी तो एसी घर के अंदर आके रखा है आपने, अभी तो इसकी इंस्टॉलेशन होनी है, आपने कंपनी वाले बंदे के साथ टाई अप करवा रखा है, उसने आपका इंस्टॉलेशन भी तो करानी पड़ेगी। अब इंस्टॉलेशन पे मान लो 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन वाला ले गया, ये लो सर, ये भी एसी में ही जुड़ेंगे, अभी भी काम थोड़ी हुआ, एसी वाला तो इंस्टॉलेशन करके चला गया, वो कह रहा भाई बिजली वाला बुलाओ, आपका वो जो एमसीबी का ऑन ऑफ स्विच लगवाओ इसका, ठीक है ना। आप एक एमसीबी लेके आए, उसके लिए 500 रुपए की, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन आया, इलेक्ट्रीशियन कहने लगा भाई 300 मैं लूंगा, आपकी पूरी वायरिंग भी तो आएगी, वायरिंग भी कर दूंगा और अपनी मेरी लेबर भी, 300 रुपए इलेक्ट्रीशियन ले जाएगा, वायरिंग प्लस अपनी लेबर। लो बेटे आपका एसी कितने का, चालू कितने में हुआ आपका एसी, मतलब आपको कूलिंग कितने में मिली, आप मोटी बात ये करो, 35,000 प्लस 200, 35,200 प्लस 300, 35,500 प्लस 500, 36 और 1 37, बेटे 37,000 का एसी कहोगे आप। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 35,000 रुपए दुकान वाले को दिए हैं, 2,000 रुपए के और खर्चे हुए हैं, तब जाकर के वो एसी वर्किंग में आया है, तो एसी पड़ गया 37,000 रुपए का। इसी तरह से बच्चों, ठीक इसी तरीके से जब आप फैक्ट्री में कोई मशीनरी लेकर के आते हैं, हमने 25,000 रुपए की मशीन ली, 1,000 रुपए उसके एरेक्शन, उसको स्थापित करने पे खर्चा किया, 500 रुपए उसका कैरेज पे खर्चा किया, तो मशीन कितने की पड़ गई, 1,000, 26 और 1 26,500 रुपए की मशीन पड़ेगी बच्चों। तो मशीन अकाउंट आपका 26,500 टू कैश। बहुत सिंपल सी बातें हैं, है ना। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं फिक्स्ड एसेट से कंसर्न, उसी के अपने अकाउंट में जाकर के प्लस हो जाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है उसमें से कुछ पैसा आप बैंक के थ्रू दे देते हो, चेक के थ्रू दे देते हो, कुछ पैसा आप कैश दे देते हो। जैसे अब ये एसी खरीद के आए,
इसी एग्जांपल को समझो, आप एसी खरीद के आए 35,000 रुपए, आप उसको चाहे चेक से पेमेंट करके आए हो सकते हैं, 35,000 रुपए एक बड़ा अमाउंट होता है, आपने वहीं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए फर्म के अकाउंट के अंदर उसकी, है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के हाँ हो सकता है। तो लेकिन जो जिस टेम्पो में उसको लेके आए हो, जिस ई रिक्शा में उसको लेके आए हो एसी को, उसके 200 रुपए का उसको चेक थोड़ी दोगे बेटा, वो तो कहेगा सर मेरे को तो नगद दे दो 200 रुपए, मैं तो चलूं, है ना, मेरे को कहां बैंकिंग चक्रों में फंसा रहे हो, मैं कहां आपका चेक लगाता फिरूंगा 200 रुपए का, मेरे को तो दो। तो बेटे कैरेज तो कैश ही दोगे, है ना। इंस्टॉलेशन वाले को भी ऑलमोस्ट आप 1,000 रुपए का अमाउंट कैश ही दोगे, बिजली की दुकान पे 500 रुपए भी कैश ही दोगे, इलेक्ट्रिशियन की 300 रुपए कैश ही लेके जाएगा आपसे, है ना। तो बच्चों ये ट्रांजेक्शन कैश में होंगी। एसी वाले को आप सपोज करो बैंक से दे सकते हो, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैंकिंग ट्रांजेक्शन 35,000, कैश ट्रांजेक्शन 2,000 और एसी पड़ गया 35 का 37 का। ठीक ऐसे ही ये पकड़ो अब एग्जाम्पल नंबर 57। बिल्डिंग परचेज कॉस्टिंग रुपीज 5 लाख, 5 लाख की बिल्डिंग लाई बेटे, एंड स्पेंड 25,000 फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। अब ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है बच्चों, जैसे आप एक्टिवा खरीदते हो, है ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ना, आरसी जिसको बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, है ना, वो करवाना पड़ता है। तो आप जब बिल्डिंग खरीदते हो तब उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, वही है ना, उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो 5 लाख की बिल्डिंग खरीदी, 25,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन पे खर्चा हो गया, 1% ब्रोकरेज, जो एजेंट था आपका प्रॉपर्टी डीलर, वो कहने लगा सर 1% मेरा भी, तो जितने की डील पक्की होती है उसका उनका हिसाब होता है। तो 5 लाख की डील पक्की हुई है, 5 लाख का 1% कितना होगा बेटे, 5,000 रुपए वो कह रहे हैं मेरे को दे दो। तो भाई 25,000 रुपए हमने आरसी रजिस्ट्रेशन पे खर्च कर दिए, 5,000 रुपए हमने कमीशन पे दे दिए, 5 लाख की हमें बिल्डिंग पड़ गई। कुल मिला के बिल्डिंग कितने की पड़ गई बच्चों, 5,30,000 रुपए की। देखो 5 लाख तो बिल्डिंग का खर्चा है ना, जिससे खरीदी है उसको देने हैं, 5,000 का कमीशन, एजेंट ले जाएगा कमीशन, और 25,000 रुपए किस बात के गए थे हमने, हाँ रजिस्ट्रेशन के, स्टैंपिंग चार्ज है ना, स्टैंप चार्जेस, स्टैंप पेपर लेंगे ना 25,000, तो उसके रजिस्ट्रेशन पे खर्चा आएगा। तो ये जो दो बाकी के खर्चे हैं रजिस्ट्रेशन का और कमीशन का, ये दो खर्चे तो बच्चे कैश में कह रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं, और 5 लाख रुपए बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू कह रहे हैं, तो ये एंट्री आपके सामने है। बिल्डिंग डेबिट हो गया 5,30 का, बैंक से चले गए 5 लाख रुपए, कैश से चले गए 30,000 रुपए, डन है बेटे, है ही क्या, आसान है। नेक्स्ट गुड्स। अब यहां ध्यान दो, कई बार हम दिमाग के अंदर ना ऐसे फिट कर देते हैं इस बातों को, जो भी चीज खरीदी हो हम उसके भी सारे खर्चे उसी में जोड़ने लगते हैं। बट बच्चों ये वाली बात परचेज पे लागू नहीं होगी। परचेज के केस में आप कैरेज का अकाउंट अलग मेंटेन करके चलते हैं, क्योंकि आपको गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट पता होनी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि उसको आपने आगे बेचना होता है। मेरी बात समझो, आप एसेट जो खरीद के ला रहे हैं वहां तो आप टोटल कॉस्ट उसको बोल रहे हो भाई, जो सब मिला जुला के जो सब आया वही टोटल कॉस्ट है। लेकिन परचेजेस की बात करें अगर हम, तो परचेजेस के केस में जितने रुपए का अमाउंट आपने लिया परचेजेस के पेमेंट करिए, और जो कैरेज है, कैरेज की डीलिंग साइड में रखते हैं, अलग से रखते हैं, ठीक है। दोनों अकाउंट अलग मेंटेन करना हमारी ड्यूटी होती है, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, समझ रहे हो, और वो अलग। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैरेज भी हमारी कॉस्ट ही है, हम लोग पेमेंट उसकी भी करके आए हैं, बट हम लोग अलग अलग ट्रांजेक्शन से चेक करना चाहते होते हैं उसके अंदर, है ना। तो इसलिए तो यहां पर 1 लाख रुपए की आपकी परचेजिंग है, 5,000 रुपए का आपका कैरेज है। बच्चे एंट्री का बन जाने वाली है, परचेज डेबिट 1 लाख, 5,000 का कैरेज 2, आपकी जेब से कैश कितना गया 1,5। ये देखो यहां पर हमने परचेज और कैरेज को प्लस नहीं करना, दोनों अकाउंट अलग अलग रहेंगे। डन हो गया बच्चे भी। टाइप 58 एग्जाम्पल 58, टाइप 42 एग्जाम्पल 59, इंश्योरेंस। अगर हम फायर इंश्योरेंस करा रहे हैं, यानी फैक्ट्री से कंसर्न इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो उसके लिए तो इंश्योरेंस प्रीमियम वर्ड यूज होता है बच्चों, है ना। जैसे ये फायर इंश्योरेंस है, अब फायर इंश्योरेंस किसका करा रहे हैं, फायर इंश्योरेंस अपनी फैक्ट्री में करा रहे हैं गुड्स के लिए, भाई आग लगे तो हमें क्लेम मिल जाए। तो फायर इंश्योरेंस के लिए वर्ड यूज होगा इंश्योरेंस प्रीमियम।
लेकिन बच्चों ये जो लाइफ का इंश्योरेंस कराया जा रहा है 1000 रुपए का, और खर्चा कहां से पे किया जा रहा है? ऑफिस से। समझ रहे हो? आप कहेंगे सर कहां लिखा है, कहां लिखा है? बेटे ये भी तो नहीं लिखा, ये 1000 रुपए घर के अकाउंट से दिया है, सेविंग अकाउंट से दिया है, ये भी तो नहीं लिखा। तो ये भी तो नहीं लिखा और वो भी तो नहीं लिखा, लिखा तो कुछ भी नहीं है। तो अब बात आती है सर अजम्पशन किस चीज की चलेगी? अजम्पशन इस बात की चलेगी कि बेटा जिस अकाउंट से खर्चा हमने फायर इंश्योरेंस की पेमेंट करी है, उसी अकाउंट से हमने, यानी करंट अकाउंट से हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की भी पेमेंट करी है। अगर अजम्पशन लेनी है तो ये लेनी है, ये नहीं लेनी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी घर से पे किया है और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी घर से पे किया। नो, बात है क्यों? क्योंकि बेटे मैक्सिमम ये हमारी पूरी जर्नल किसकी चल रही है? बिजनेस की। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो बिजनेस से किया है ये मानना रिलायबल है, ठीक है, वाइबल है। ये मानना आउट ऑफ द वे जाना हो जाएगा कि ये खर्चे घर से किए हैं। समझ रहे हो? तो बेटे ये 2000 का खर्चा भी ऑफिस से किया है, 1000 रुपए खर्चा भी ऑफिस से किया है। तो इसका मतलब ऑफिस से आपके कैश में से बैंक कह लो, क्योंकि ये दोनों भी इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, बैंक कह लो बच्चों, बैंक। ये दोनों खर्चे आपने बैंक से दिए हैं, तो टू बैंक हो गया 3000 रुपए। जो आपका ऑफिस का खर्चा है उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आपका घर का खर्चा है उसके लिए ड्राइंग्स। पता है हमें कि अगर घर का खर्चा हम ऑफिस से कर देते हैं तो अकाउंट क्या होता है बेटा? वो ड्राइंग्स अकाउंट। और ये घर का आपका लाइफ इंश्योरेंस मतलब लाइफ आपका जीवन बीमा हो रहा है। अब जीवन बीमा तो घर का खर्चा है, क्योंकि उसका बेनिफिट आपकी फैमिली को मिलेगा। जो बंदा लाइफ इंश्योरेंस कराता है तो फैमिली के लिए कराता है, फैक्ट्री के लिए नहीं कराता वो, है ना। आपकी सिर्फ फैक्ट्री के लिए कौन सा कराएगा? फिर फैक्ट्री के लिए तो बेटा मजदूरों को कुछ ना हो जाए तो उसका उनका अपना लाइफ इंश्योरेंस कराएगा फैक्ट्री वाला ना, कि भाई अगर उनको कुछ हो जाए तो उनको क्लेम पे काफी अच्छा अमाउंट देना पड़ेगा, तो इसलिए उनका लाइफ इंश्योरेंस करवा दे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस मजदूरों का नहीं है, लेबर का नहीं है। ये लाइफ इंश्योरेंस अपना फैक्ट्री के ऑनर का है और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इट इज एन डोमेस्टिक एक्सपेंस, ड्रॉइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। ये हो गया बेटा 59 टाइप। और यहां तक बहुत सारी एंट्रियां बच्चों अब हमने कर ली हैं, सीख ली हैं। आइए अब आप मुझे करके दिखाइए बच्चों। और कौन सी करके दिखाएंगे मुझे? रुको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहली 4 एंट्रियां कर दो बच्चों, करके ओके करो। चलिए, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन से बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। चलिए शगुन बेटा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या रहेगी? रिसीव्ड ₹5000 फ्रॉम कपटी विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर। हाँ बेटा शगुन। कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। वेरी गुड, कैश आ गया हमारे पास और बैड डेट्स की रिकवरी हो गई। वेरी गुड। नेक्स्ट, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड टू क्लर्क्स ₹8000। नंदनी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ठीक है जी, सैलरी खर्चा हमारा हो गया और लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। डन। प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹50,000 और कैपिटल ऑफ ₹50,000। हाँ जी एकता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अमाउंट, अमाउंट बेटा 1 मिनट सर। 5000। 5000, 50,000 10%, 5,000। ठीक है शगुन। नेक्स्ट बेटे, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 लाख एंड पेड 2% ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेजेस। अच्छा जी। Also incurred 24,000 registration payment for building was made by check and brokerage and registration charges made in cash। हाँ शगुन बेटा बोलो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,28,000, बैंक अकाउंट 2 लाख, टू कैश अकाउंट 28,000। ठीक बात है। टोटल बिल्डिंग हमें 228 की पड़ गई, बिल्कुल सही। 24 और 4 28, 2 और 228 की बिल्डिंग पड़ गई। उसमें से हमारे 2 लाख रुपए की पेमेंट चेक से हो गई, तो टू बैंक, और 28,000 रुपए नगद दे दिया, तो टू कैश। सबको समझ में आ गई बेटा? एंट्रियां बहुत सिंपल सी हैं, ठीक है। तो यहां तक बच्चों आज आप करिए, ये क्वेश्चन करिए, डीके गोयल से कंसर्न सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, दोबारा से कर लीजिए। पहले कर रखे हैं आपने बट दोबारा कर लीजिए, ठीक है।
और अब इस चैप्टर के ऊपर बस एक क्लास और, ठीक है बच्चों। मंडे हमारा जर्नल एंट्री जो है वो फिनिश, और ट्यूसडे बच्चों मैं लूंगा जर्नल का टेस्ट। मैं पहले ही बता दिया, मंडे को चैप्टर फिनिश होगा, ट्यूसडे को हम लेंगे इसका टेस्ट। ठीक है बेटे, चलो मंडे मिलते हैं बेटा, कल ऑफ मंडे मिलते हैं।